Hello everyone, welcome to the Gyanam digital platform. I am Usman. So we are going to study the topic of some of the topic of human physiology like digestion. There is a whole unit in which so many processes are there like digestion, respiration, excretion. तो ये टोटल पार्ट जो हमारे पास मिल के आता है वो हमारे पास पूरी ह्यूमन की फिजियो को बनाता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम परस्पेक्टिव, चाहे वो मास्टर कैडर हो चाहे वो कोई और एग्ज़ाम हो. सो आज के लेक्चर में हम लोग दो प्रोसेसेस को लेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमें बन सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद ह्यूमन फिजियोलॉजी. सबसे पहली जो हमने प्रोसेस पढ़नी है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी सिंपल. दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से हमारे पास अगर हम लोग एनालाइज करते हैं एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं. दूसरी बात, मेरे पास ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ पढ़ना इसको आसान भी है क्योंकि जब हम ह्यूमन की फिजियो पढ़ते हैं, खुद की अपनी फिजियो पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम रिलेट कर पाते हैं अपनी बॉडी के साथ. लाइक बॉडी में ऐसा होता है तो फिर क्या हो रहा होता है, बॉडी में ऐसा होता है तो फिर क्या हो रहा होता है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. नंबर वन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है मेरे पास, हमारा पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, और मेरे पास दूसरा है मेरे पास एसोसिएटेड ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. इन दोनों को मिला के बनता है. नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारे पास जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड को मिला के बनता है. व्हाट आर द एलिमेंट्री कैनाल? वो सारे के सारे पार्ट्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो सारे के सारे पार्ट जिनके अंदर से फूड क्रॉस होके जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल. अपने माउथ से स्टार्ट करके अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट तक जाऊं वो सब आता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर. एंड व्हाट कम्स अंडर द एसोसिएटेड ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड हो गए जो हमारे माउथ के अंदर, जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे गैस्ट्रिक, जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, दे आर द एसोसिएटेड ग्लैंड. अगर हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो हमें पता लग सकता है ये यहाँ से लेके, अगर मैं देखूँ ये माउथ वाले पार्ट से लेके और ये बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट तक, यहाँ तक जहाँ तक हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, वो टोटल पार्ट कम्स अंडर द एलिमेंट्री कैनाल. एंड व्हाट कम्स अंडर द एसोसिएटेड ग्लैंड? दिस इज पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी ग्लैंड. दे आर द सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होती है. उसके बाद स्टमक में वी हैव द गैस्ट्रिक ग्लैंड. स्टमक के राइट साइड पे वी हैव द लिवर, लेफ्ट साइड पे वी हैव द पेनक्रियाज. उसके बाद जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड इंटेस्टिनल ग्लैंड. वो सिक्रीट करते हैं इंटेस्टिनल जूस. तो ये सारा हम लोग अभी देखेंगे. तो ये सारे ग्लैंड्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में. कमिंग टू द नेक्स्ट बात, सबसे पहली बात अगर मैं देखता हूँ जो हमारा माउथ होता है, उस माउथ के अंदर वी हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि पैलेट होती है, टंग है, टीथ है. ये टोटल पार्ट हमारे पास मिलके फूड को मेस्टिकेट करने में नंबर वन. सेकंड थिंग, हमारे फूड को सॉफ्ट करने में सलाइवा जो होता है फूड के साथ मिल जाता है, फूड सॉफ्ट हो जाता है. सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होती है, इससे स्टार्च 30% वहीं ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. सो माउथ वाले पार्ट में वी हैव द डेंटल फॉर्मूला. जो हमारे पास टीथ होते हैं वो 20, जो टीथ है वो हमारे पास 32 है. द डेंटल फॉर्मूला कम्स इज 2123 अपॉन 2123. तो हमारे पास दो इंसीजर्स, अगर मैं पढ़ता हूँ इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, तो ये हमें ध्यान रखना है. डेंटल फॉर्मूला इज 2123 बाई 2123. तो दो इंसीजर्स, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर एंड तीन मेरे पास मोलर. नाउ कमिंग टू द फेरिंग्स, दिस फनल शेप इज कॉल्ड द फेरिंग्स. जो इसके बाद मेरे पास आती है ये फेरिंग्स, मेरे पास कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए, फूड के क्रॉस करने के लिए और एयर के क्रॉस करने के लिए. नॉस्ट्रल से भी, इंटरनल नॉस्ट्रल से भी कनेक्टेड होता है और ये हमारी ओरल कैविटी से भी कनेक्टेड होता है. नेक्स्ट पार्ट वी हैव द स्टमक. जो हमारे पास स्टमक होता है ये ईसोफेगस वाला पार्ट फेरिंग से क्रॉस होता हुआ हमारे पास ईसोफेगस से. ईसोफेगस एक पाइप होती है जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं. फेरिक्स को क्रॉस करता हुआ फेरिक्स से आगे वाला चल के, फेरिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ईसोफेगस, और वो हमारे पास पहुंच रहा है स्टमक तक. जो मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद जो स्टमक होता है, स्टमक हमारे पास एक ग्लैंड्यूलर बैग है जिसमें वी हैव द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसमें गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है. गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी कंपोजिशन में मेरे पास कई सारी चीज़ें आती हैं. HCl होता है, HCl के अलावा एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम्स के अलावा म्यूकस होता है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे पास विच कम्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड. सेम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मेरे पास लार्जेस्ट पार्ट होता है.
इसकी जो लेंथ होती है स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन की अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर के आसपास होती है, और ये हमारे पास कॉइल्ड फॉर्म में होती है। इसके अंदर विलाय माइक्रोविलाय प्रेजेंट होती है जिससे मैक्सिमम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इट इज़ बिट शॉर्टर, बट इसका ल्यूमन जो होता है वो वाइडर होता है। इट इज़ डिजाइंड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, और ये अनडाइजेस्टेड फूड को क्रॉस करवा के अपने रेक्टम वाले पार्ट के अंदर टेम्परेरली स्टोर कर लेती है। अगर हम लोग हिस्टोलॉजी की बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, इनकी स्टडी हम लोग इसकी टिश्यूज पढ़ते हैं, तो पहली जो टिश्यू आती है वी हैव द सेरोसा, मस्क्यूलरीज, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। जो जितनी भी चीज़ें होती है, ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस के बाद स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट लेयर होती हैं। सेरोसा, नेक्स्ट वी हैव द मस्क्यूलरीज, फिर सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो ये ध्यान रखने की बात है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मेरे पास सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो मेरे पास सेरोसा जो होती है वो बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। मस्क्यूलरीज जो होती है उससे मसल्स बनते हैं। फिर मेरे पास थर्ड आती है सब म्यूकोसा, ये इंटरनल पार्ट होता है जहाँ पे हमारे पास ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। लास्ट वन वी हैव द म्यूकोसा जो म्यूकस को रिलीज करवाने में हेल्प करती है। तो दिस इज द फिजियोलॉजी। अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास सबसे बाहर सेरोसा है, देन मस्क्यूलरीज है, देन म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, देन द सेंट्रल ल्यूमन जो मेरे पास सेंटर की गट कैविटी होती है। दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं बेसिकली मेरे पास स्लाइवरी ग्लैंड मैंने आपको बताया कि वो 3 स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। एक मेरे पास पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल। इनमें लार्जेस्ट जो होता है वो पैरोटिड होता है, वो स्लाइवरी अमाइलेज को रिलीज करता है। बाकी दो जो होते हैं, जो बाकी दो बचते हैं, वो हमारे पास म्यूसिन प्लस वाटर को रिलीज करते हैं। म्यूसिन ताकि स्लाइवा जो हमारा स्लाइमी बना रहे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लिवर। लिवर जो होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन अगर मेन मैं डाइजेशन के अंदर बात करूं तो ये सिक्रीट करता है एक जूस जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। वो बाइल जूस जो होता है उसकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है, जिसमें कि हमारे पास बाइल एसिड्स आते हैं, बाइल सॉल्ट्स आते हैं, बाइल पिगमेंट्स आते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं, मेरे पास जो ये डायफ्राम जो लिवर होता है, लिवर जो होता है इसके अंदर हमारे पास हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं जो अपने अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखते हैं। बाहर की तरफ हमारे पास वी हैव द ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ये अगर मैं हिस्टोलॉजी यहाँ पे देखूँ तो मेरे को यहाँ पे ये पेनक्रियाज और साथ में ड्यूडेनम वाला पार्ट दिख भी रहा है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। तो बेसिकली लिवर जो है हमारे पास, इसके अंदर हेपेटिक लोब्स होते हैं, उसमें हेपेटोसाइट्स होते हैं जो ग्लाइकोजन को स्टोर भी करते हैं और बाइल जूस को सिक्रीट भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट वी हैव द पेनक्रियास। इट इज अ ग्रेश पिंक ग्लैंड, वेट अबाउट 60 ग्राम, 60 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। ये हमारे स्टमक के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। ये हमारे पास दोनों तरह की सिक्रीशन को दे सकता है, एंडोक्राइन सिक्रीशन भी और एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी। नाउ व्हाट इज एंडोक्राइन सिक्रीशन? एंडोक्राइन सिक्रीशन होती है तो जो हमारी डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज होती है, जैसे हार्मोन्स होते हैं, और एक्सोक्राइन जो आउटसाइड द ब्लड। तो अगर मैं ब्लड के अंदर की बात करता हूँ तो ये पेनक्रियाज होते हैं, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं। और अगर मैं एक्सोक्राइन की बात करता हूँ तो वहाँ पे आता है मेरे पास पेनक्रियाटिक जूस। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है हमारे पास, हम जो इसको ईट करते हैं वो पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में करते हैं। माउथ के अंदर ये पॉलीसैकेराइड जो है वो डाइसैकेराइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और ये डाइसैकेराइड की फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो हमारे पास स्मॉलर पॉलीसैकेराइड या फिर माल्टोज। माल्टोज हमारे पास डाइसैकेराइड होती है बेसिकली। तो फूड को जो हम लोग खाते हैं इट इज इन पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड फॉर्म, तो ये हमारे पास माउथ के अंदर सबसे पहला डाइजेस्ट होगा और अराउंड 30% डाइजेस्ट हो जाता है। देन स्टमक के अंदर हमारे पास कोई सलाइवरी अमाइलेज नहीं होती। देन स्मॉल एंजाइम के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वी हैव द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर वी हैव पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो इसको डाइजेस्ट करती है। और लास्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद की एंजाइम्स होती हैं जिसको डाइसैकेराइडेज बोलते हैं, वो एंड पे इन डाइसैकेराइड्स को तोड़ के मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देती है। कमिंग टू द प्रोटीन डाइजेशन, सबसे पहले जो डाइजेशन प्रोटीन की स्टार्ट होती है वो हमारे स्टमक में होती है। स्टमक के अंदर वी हैव द पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने में काम करती है, प्रोटीन प्लस पेप्टोज प्लस प्रोटियोसिस के अंदर। द स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है फिर ये पेप्टोज प्लस प्रोटियोसिस में तोड़ती है। इसके अंदर वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जो पेनक्रियाटिक जूस में होती है, लाइक ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये हो गई। फिर इंटेस्टाइन के अंदर वी हैव द अमीनोपेप्टाइडेज। तो अमीनोपेप्टाइडेज इसको अमीनो पेप्टाइड के अंदर, अमीनो एसिड के अंदर एंड पे कन्वर्ट कर देती है।
कमिंग टू न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, डीएनए आरएनए, जो डीएनए आरएनए हमारे को फूड से मिलता है, उसके लिए स्टमक में कोई एंजाइम नहीं होती, पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियाटिक न्यूक्लियेज एंजाइम होती है, वो इसको तोड़ देती है। न्यूक्लियेज एंजाइम को जो होती है वो जो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, इनको न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। वो न्यूक्लियोटाइड बाद में न्यूक्लियोसाइडेज के अंदर कन्वर्ट होके पेंटोज शुगर प्लस बेसिस में लिबरेट होकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट मेरे पास आता है फैट की डाइजेशन। तो फैट की डाइजेशन जो होती है ये हमारे पास लाइपेज एंजाइम से होती है, और फैट जो होता है एट द एंड फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ट्रिप्सिनोजन जो होती है, इसको एक्टिव करने के लिए, एंजाइम को एक्टिव करने के लिए वी हैव द एंटीरोकाइनेज। सेम पेप्सिन जो होती है वो HCl से एक्टिव होती है। बाइल जो होता है मेरे पास, बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं। बाइल पिगमेंट वी हैव बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बाइल सॉल्ट्स वी हैव चिनोकोलिक एसिड एंड डीऑक्सीचिनोकोलिक एसिड। और अगर मैं बाइल सॉल्ट्स की बात करता हूँ तो मेरे पास सोडियम टोरोकोलरेट। तो मेरे पास ये तीनों चीज़ें मिलके बाइल जूस को बनाते हैं। तो जैसे सोडियम, जो बाइल हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं, वो हमारी फैट को इमल्सिफाई करवाने में हेल्प करते हैं। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन वेस्ट होते हैं, इनको बॉडी से बाहर निकलना होता है। तो लिवर हमारे पास एक तरह से हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवाने में भी हेल्प कर रहा है। सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा एंड गॉबलेट सेल कंटेन एंजाइम सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंट्रिकस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये हमारे पास वर्ड यूज होता है फॉर द इंटेस्टिनल जूस। उसके बाद वी हैव द फंक्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दोनों चीज़ें हो रही हैं, डाइजेशन भी कंप्लीट हो रही है, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी हो रहा है। जो फूड टूट जाता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर। दोनों तरह से होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की हम लोग बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास डाइजेशन कोई नहीं होती, सिर्फ एब्जॉर्प्शन वाटर की और मिनरल्स की होती है। इसके अलावा सारा अनडाइजेस्टेड फूड वहाँ पे पड़ा होता है। नाउ कमिंग टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन देखते हैं फूड की तो इट इज़ टोटली टेक प्लेस, ये हमारे पास माउथ से स्टार्ट हो जाती है, और हमारे पास अमीनो एसिड, मोनोसेकेराइड, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, सॉल्ट, विटामिन एंड वाटर आर टू बी एब्जॉर्ब्ड। अबाउट 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन occur in small intestine, rest 10% in stomach, mouth and large intestine। तो मैंने जैसे आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन वो प्लेस होती है जहाँ पे जाकर डाइजेशन कंप्लीट होती है, वहीं पे एब्जॉर्प्शन होती है। कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन माउथ में हो जाती है जो ऑलरेडी मेरे पास ब्रोकन डाउन फॉर्म में होते हैं, लाइक ग्लूकोज। और कुछ चीज़ों की जैसे कि मेरे पास मिनरल्स हैं, वाटर है, वो जाके होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन 90% जो करता है इट इज़ डन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। द पैसेज ऑफ डिफरेंट एब्जॉर्ब डिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये डिपेंड करता है किस तरह से एब्जॉर्ब होना है। ब्लड के अंदर ऑलरेडी जितना पड़ा हुआ है उससे अगर वो इतना ब्लड के अंदर है, और तब भी अगर ग्लूकोज को, सपोज ब्लड के अंदर ग्लूकोज है और अगेन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में के अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब होना है, तो उसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन पे जाना पड़ेगा। और अगर मेरे पास नहीं होना, या फिर अगर ब्लड के अंदर ऑलरेडी कम है ग्लूकोज को ब्लड के अंदर जाना, तो वो पैसिव एब्जॉर्प्शन से भी जा सकता है। बट अगर हमसे पूछा जाता है कि कौन सी टाइप की एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज के लिए, तो दैट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सो दीज आर द थिंग्स जो हमारे माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। सो now coming to the next part, this is the next process which involve the breathing and respiration. So respiratory organs different होते हैं। हमारी जो बॉडी होती है, इसके अलावा अगर हम किसी छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते हैं तो उसमें रेस्पिरेशन का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर हमारे पास एंटायर बॉडी सरफेस हो तो स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवॉर्म ऐसे होते हैं। अगर स्किन से हो रहा हो तो अर्थवॉर्म, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्रेकियल सिस्टम, जिनके अंदर छोटे छोटे ट्रेकियास, ट्रेक्यूल्स होते हैं, वो इंसेक्ट हैं। गिल्स होती हैं, वो फिशेस के लिए होता है जो वाटर के अंदर करते हैं। और इंसान की जो होती है एम्फीबियंस है, मैमल्स हैं, इनके पास लंग्स होते हैं जिनको हम पल्मोनरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बच्चों अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो हमारी नोज से स्टार्ट होके देन वी हैव द ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर लैरिंक्स भी होता है। ट्रेकिया के बाद वी हैव द ब्रोंकाई जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद ब्रोंकियोल्स, देन वी हैव द लंग्स जिसके बीच में हमारे पास एल्वियोलाई होती है। और एल्वियोलाई एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द लास्ट पार्ट जहाँ पे जाके डिफ्यूजन होती है बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारी बॉडी के अंदर आई है बाहर से, यार मैं बोलूँगा एल्वियोलर एयर। सो दीज आर द ऑल पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन में बेटा हमारे पास जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग ब्रीद इन करते हैं, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो हमारा जो रिब केज होता है ये फॉरवर्ड की साइड पे मूव करता है, साइडवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से हमारी थोरेसिक कैविटी जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। थोरेसिक कैविटी की बढ़ने की वजह से जो मेरी ये वाला पार्ट है, अच्छा डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप से स्ट्रेट हो जाता है। तो थोरेसिक कैविटी का जो हमारे पास एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। एक बार वो एरिया इंक्रीज हो गया तो अंदर का एयर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम हो गया। जब अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, अंदर की एयर का जो प्रेशर है वो कम हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो हमारे पास एयर बाहर से अंदर आएगी। इट इज़ ओनली जो मेरे पास ये पार्ट चलता है ये मेरे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलता है। तो हमारे पास सबसे पहले जब वो एयर अंदर आएगी फिर डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूजन के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, जो ब्लड होगा वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा। डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड O2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, ये मेरे पास नेक्स्ट पार्ट। फिर नेक्स्ट में हम लोग यूटिलाइजेशन जो है ब्लड जो ऑक्सीजन की वो करा लेंगे। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अगेन आई हैव टोल्ड यू कि जब हम लोग अपनी मसल्स को कंट्रैक्ट करेंगे, कौन से रेडियल मसल्स या उनको फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं, जो रिब केज और डायफ्राम के साथ अटैच होते हैं, जब हम उनको कंट्रैक्ट करते हैं उनकी कंट्रैक्शन की वजह से थोरेसिक कैविटी बढ़ जाती है और एयर अंदर की तरफ आती है। सेम ही फॉर्म में जब हम उन मसल्स को रिलैक्स कर लेंगे, कौन कौन से, रेडियल मसल्स को और जो मेरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, जब वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो रिब्स के बीच में होते हैं, तो जब वो रिलैक्स कर जाएंगे जो एयर है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, जो हमारे पास एक पैसिव प्रोसेस होती है। सेम जो मैंने आपको बताया वही चीज़ हम अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में देखना चाहते हैं तो दिस इज द पार्ट की जो डायफ्राम है मेरे पास, अगर मेरे पास एयर जो अंदर की तरफ जानी है उसके जाने का हमारे पास तरीका क्या होगा, उसका तरीका मेरे पास ये है कि हमारे पास थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज होना है बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द रेडियल और फ्रेनिक मसल्स, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे, थोरेसिक कैविटी बढ़ जाएगी, एयर अंदर चली जाएगी। सेम ही फॉर्म में अगर मैं इसको हटाता हूँ, उल्टा करता हूँ, तो मेरे पास एयर जो है वो बाहर चली जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की कितनी कितनी जो हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और जो कैपेसिटीज होती हैं वो कितनी कितनी होती हैं। सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अगर मैं कैपेसिटीज के ऊपर आता हूँ तो सबसे पहला पार्ट मेरे पास टाइडल वॉल्यूम, ये मेरे पास वो पार्ट होता है जो हम नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, दिस कम्स अंडर द टाइडल वॉल्यूम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पार्ट वी हैव द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जो मैं फोर्सफुल ब्रीद कर सकता हूँ, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल कर रहा हूँ, इनहेलेशन करी किसी ने मुझे एक लंबी सांस लो, तो जो मैं मैक्सिमम एयर को अपने लंग्स के अंदर ब्रीद कर सकता हूँ दैट इज 2500 to 3000 ml। कमिंग टू द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना मैं एक्सहेल कर सकता हूँ फोर्सफुली। अच्छा, जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन होती है ये भी एक एक्टिव प्रोसेस होती है, क्योंकि हमें अपने मसल्स को और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है, उसमें हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वो और जो दूसरे मेरे एब्डोमिनल मसल्स होते हैं इन दोनों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे मैं फोर्सफुल एक्सहेल कर पाता हूँ। सेम अगर मैं यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करता हूँ, व्हाट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि अगर सपोज मैं नॉर्मल 500 इनहेल एक्सहेल करता हूँ और मुझे ये बोला जाए कि आपको बिना लंबी सांस खींचे एक बार एक्सहेल करना है, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू मेरे पास 1100 ml होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये मेरे पास वो पार्ट होता है जो हमारे लंग्स के अंदर रहता ही रहता है, चाहे हम कितना भी फोर्सफुल एक्सहेल कर लें। तो इसकी जो वैल्यू होती है मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1200 के आसपास होती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कितना आप इंस्पायर कर सकते हो, कितनी आप इंस्पिरेशन कर सकते हो, कितनी हम अंदर इनहेलेशन कर सकते हैं। तो अगर मैंने उसको बनाना हो, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 प्लस 500 3500 ml आ जाएगा। सेम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मेरी जो टाइडल वॉल्यूम है 500 प्लस जितना मैं फोर्सफुल एक्सहेल कर सकता हूँ वो, तो मेरे पास ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ गया। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कितनी ऐसी एयर होती है जो लंग्स के अंदर रहती है जो फंक्शनल होती है। तो एक तो मेरे पास रेजिडुअल वॉल्यूम हो गई जो मेरे पास ये 1200, और दूसरी मेरे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि वो तो मेरे लंग्स के अंदर रहती है ना, अगर मैं फोर्सफुल एक्सहेल करता हूँ तभी बाहर निकलती है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करता रहता हूँ तो मेरी बॉडी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पड़ी रहती है, मेरी बॉडी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम पड़ी रहती है, तो वही मेरे पास है। नेक्स्ट मेरे पास वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में मेरे पास ये होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अगर मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर देता हूँ
तो मैक्सिमम मैं कितना इनहेल कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। उसका मतलब क्या हुआ, मैंने फोर्सफुल एक्सेल करके अपनी एयर को बाहर कर दिया, मेरे लंग्स में सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम रह गई, कुछ नहीं है बाकी। अब मैं कितना ब्रीथ कर सकता हूँ, पहले मैं अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाला पार्ट ब्रीथ कर लूंगा, फिर मैं टाइडल वॉल्यूम वाला कर लूंगा जो 500 है, फिर मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी इनहेल कर लूंगा, तो मेरे पास वाइटल कैपेसिटी बन गई। उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी, ये मेरे पास बड़ा सिंपल है, कितनी मेरी टोटल लंग कैपेसिटी होती है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये मेरे पास बना देंगे कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितनी टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। नाउ दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज मेरे पास किस तरह से होता है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, इसके होने के लिए, जब मेरी बॉडी के अंदर एयर जाती है, इसके होने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, देखो ये मेरे पास हमारी एल्वियोलर एयर है, दिस पार्ट, ये हमारे पास हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम है जिसमें हमारे पास हार्ट के दोनों पार्ट आ गए, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, इसको ब्लू करके बताया क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो एल्वियोलाई होती है, सबसे पहले मैं एटमॉस्फेरिक एयर की बात करता हूँ। ये टोटल कॉन्सेप्ट जो मेरे पास चलता है ये पार्शियल प्रेशर के ऊपर चलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर ऑफ एनी गैस एक्सर्टेड इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेशर ऑफ अदर गैसेज। अगर सपोज करो एयर के अंदर मेरे पास 50 तरह की गैसेज हैं, उसके अंदर से हर एक गैस का अपना एक प्रेशर है, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। मेरे पास एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन गैस भी है मेरे पास N2 की फॉर्म में, देयर आर सो मेनी गैसेस, तो हर एक का अपना अपना एक प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक एयर की बात करता हूँ, उसमें O2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, और अगर मैं बात करता हूँ CO2 का तो 0.3 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। ये मैं एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहा हूँ। जब ये चीज़ हमारे पास एटमॉस्फेरिक अंदर आ जाती है, हमारे एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है, तो O2 का पार्शियल प्रेशर हो जाता है 104, और अगर मैं CO2 की बात करता हूँ पार्शियल प्रेशर, तो मेरे पास वो होता है दैट इज 40 मिलीमीटर ऑफ Hg, 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब जो हमारे पास हमारी जो हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की साइड पे पंप कर देता है। जब वो ब्लड लंग्स के पास गया तो उस ब्लड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का अमाउंट कम था, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी। जो उसमें ऑक्सीजन होती है दैट इज 45, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो दैट इज 45 मिलीमीटर ऑफ Hg, और जो उसमें ऑक्सीजन होती है दैट इज 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो जब ये वाला ब्लड जाएगा एल्वियोलाई के पास तो वहाँ पे डिफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? डिफ्यूजन क्या होती है? फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, एल्वियोलाई एयर के अंदर ऑक्सीजन बड़ी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन अंदर आएगी। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, एल्वियोलर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का है दैट विल बी 95 मिलीमीटर ऑफ Hg, और जो C2O2 का है दैट इज 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी टिश्यूज़ के पास, बॉडी इसका यूज़ कर लेगी, इस्तेमाल कर लेगी, और उसके बाद ये दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड होके दोबारा एल्वियोलाई के पास चला जाएगा। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके अंदर से हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो इनकी वैल्यूज़ पे पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्शियल प्रेशर से पूछा जाता है। ये यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा डायग्राम है, दिस टेल्स अस कि हमारे पास किस तरह से डिफ्यूजन होती है। जो एल्वियोलर सरफेस होती है ये बहुत थिन होती है, और ये बहुत बेस्ट सरफेस होती है कि मैक्सिमम डिफ्यूजन हो पाए। तो दिस इज़ द ब्लड कैपिलरी, मेरे पास ये वाली ब्लड कैपिलरी है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है, और जो ब्लड के सेल्स हैं they have the more they are with more carbon dioxide and less oxygen। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। उसके बाद जो मेरे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होता है, अगेन फिर से मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। हमारे ब्लड के अंदर दो तरह की जो गैसेज होती हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक मेरे पास है O2 और दूसरी है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड। पहले अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो मेरे पास 97% ट्रेवल करती है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर जो O2 है वो ज्वाइन कर जाएगी Hb के साथ तो वो हमारे पास बना देगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ऐसे ट्रेवल करती है, जो बाकी 3% मेरे पास बचती है वो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा के थ्रू करती है।
मेरे पास जो बाइंडिंग ऑफ O2 इज रिलेटेड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये बन के फिर पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, एक चीज इसमें और, जो मेरे पास द एल्वियोलाई PO2 इज मोर एंड PCO2 इज लेस H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर फेवर द बाइंडिंग ऑफ O2। अगर देखो हमारे पास ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर फेवर द बाइंडिंग ऑफ O2 इन द एल्वियोलाई PO2 इज मोर एंड PCO2। तो हमारे पास जो O2 बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ, उसके ऊपर ये सारे फैक्टर लाई करते हैं, टेम्परेचर, नेक्स्ट मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड लेस H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास थोड़ा सा बिट कॉम्प्लिकेटेड है ऑक्सीजन। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तीन तरह से होता है, एक होता है एज कार्बोनिक एसिड, एक होता है एज बाइकार्बोनेट, और एक होता है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सॉरी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सबसे पहला जो मेरे पास पार्ट है दैट इज जो मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बाइनो हीमोग्लोबिन, तो ये मेरे पास होता है ओनली 23% के आसपास। फिर जो मेरे पास बाइकार्बोनेट्स की तरह होता है वो होता है 70%, और जो मेरे पास होता है बाइकार्बोनेट के अलावा जो मेरे पास थर्ड टाइप आती है विच इज एज कार्बोनिक एसिड। सो व्हाट इज कार्बोनिक एसिड? H2CO3 नेगेटिव। अगर मेरे पास H2O रिएक्ट कर जाए मेरे पास CO2 के साथ, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को CO2 के साथ रिएक्ट कर दूं तो मेरे पास H2CO3 बन जाता है विच इज कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड अगर मेरे पास ब्रेक हो जाए H पॉजिटिव के अंदर और CO3 नेगेटिव के अंदर, तो CO3 नेगेटिव इट इज बाइकार्बोनेट एंड इट इज H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जो मेरी रेस्पिरेशन की रेगुलेशन होती है इट इज डन बाय द ब्रेन। हमारी ब्रेन के अंदर रिदम सेंटर होता है जो इस रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो हमारे पास इंस्पायरेटरी सेंटर भी होता है, एक्सपायरेटरी सेंटर भी होता है। इंस्पायरेटरी सेंटर जो होता है वो इंस्पिरेशन करवाने में हेल्प करता है, एक्सपायरेटरी सेंटर जो होता है वो डोरमेंट रहता है नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में। लेकिन जब आपने एक्सरसाइज करनी हो, कुछ और विगरस काम करना हो जिसमें आपका बॉडी का बड़ा जोर लग रहा है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जो हमारा एक्सपायरेटरी सेंटर होता है वो हमारे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है मसल की। इसके अलावा वी हैव द कीमोसेंसिटिव एरिया नियर द रिदम सेंटर, जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन की बढ़ने से, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से फटाफट से स्टिमुलेट हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर बहुत तेज फ्लो करवाता है कि हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम O2 बाइंड हो। तो हमारे पास H पॉजिटिव जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है वो भी हमारी ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने में हेल्प कर देता है, और दूसरा जो मेरे पास नॉर्मल रिदम सेंटर या रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर है वो भी हमारी रेस्पिरेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन होता है, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। तो दीज आर द वेरियस फंक्शंस व्हिच कम्स अंडर द रेस्पिरेशन। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन में देखो हमारे पास कौन कौन सा पार्ट आता है। नंबर 1 वी हैव द अस्थमा, एम्फिसीमा, ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, निमोनिया। तो अस्थमा मेरे पास इट इज ड्यू टू द, ये अस्थमा जो होता है वेरियस केमिकल्स की वजह से होता है। कई बार कुछ केमिकल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं, कई बार हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब हम लोग, हमारी जो ब्रीदिंग है, अगर वो उसके उस ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारे पास कोई पॉइजनस केमिकल जो बॉडी के लिए नुकसानदायक है वो जा रहा है, या फिर अनब्रंट पार्टिकल ऑफ कार्बन्स जा रहे हैं, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं डर्ट में, पोलन ग्रेज में, मिस्ट में, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ख़राब करने वाली हमारी बॉडी में जा रही हैं, तो अस्थमा के अंदर श्रिंकेज ऑफ ब्रोंकाई हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट वी हैव द एम्फीसीमा, ये हमारी एल्वियोलाई के लिए होता है। अगर एल्वियोलर सरफेस खराब हो जाए, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास दैट इज एम्फीसीमा। इसका रीज़न जेनेटिक भी होता है और ये एक्वायर्ड भी होता है। जेनेटिक रीज़न क्या होता है? जेनेटिक रीज़न इसका ये होता है कि अगर सपोज जेनेटिक रीज़न, अगर पेरेंट्स के अंदर जीन ही प्रेजेंट नहीं है, या पेरेंट्स के अंदर जो जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में है और जो उनका ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर वो डोमिनेंट फॉर्म में आ गई, तो फिर एम्फीसीमा जेनेटिक होता है। मतलब जो एल्वियोलाई की सरफेस होती है ना वो डिस्ट्रक्ट होती है, वो एक्टिवली डिफ्यूजन नहीं कर पाती। और कई बार ऐसे कई इंसान अगर बहुत एक्टिवली स्मोक करते हैं, बहुत हैवी स्मोक करते हैं, या ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक होता है,
या बहुत डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं, उनकी एनफ्यूलर सरफेस भी खराब हो जाती है, दैट कम्स अंडर द एम्फिसीमा। नेक्स्ट वी हैव द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसको हम लोग बोलते हैं ORD। तो ये मेरे पास जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, इसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और वी हैव एम्फिसीमा कुछ भी आ सकता है। कि जो लोग ऐसे ऑक्यूपेशंस में होते हैं जहाँ पे सारा दिन डस्ट होती है या जहाँ पे सारा दिन पोल्यूशन वाला जो मटेरियल है वो वहाँ से क्रिएट होता है, हार्मफुल गैसेस क्रिएट होती हैं, लाइक इंडस्ट्रीज़ में, सीमेंट फैक्ट्री में, जहाँ पे मार्बल फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे सारा दिन डस्ट निकलती है, तो वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं ऐसी डिजीज़ के, वो मेरे पास ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आता है। नेक्स्ट वी हैव द निमोनिया। तो निमोनिया हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जो होती है बाय द पैथोजन, जो बैक्टीरियम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजे या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। तो ये हमारे लंग की सरफेस को अफेक्ट करती है और ये होती है ड्यू टू दिस स्प्रेड ड्यू टू द कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन की स्नीजिंग या कफिंग के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाए तो उसको निमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द माउंटेन सिकनेस, एक और मेरे पास डिजीज़ आती है जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इल इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन in the tissue and high altitude, commonly person going to high altitude for the first time। जब हम हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है, तो उसकी वजह से अगर कोई इंसान माउंटेन्स पे जा रहा है तो उसको माउंटेन सिकनेस जो होती है वो एक टेम्परेरी, जिसको मैं बोल सकता हूँ डिजीज़ होती है। उसमें उसको ब्रीद इन करने में प्रॉब्लम होती है, उसका ब्रीद रेट फास्टर हो जाता है और उसको वीकनेस भी फील होती है। इसका रीज़न ये होता है जब हम लोग माउंटेन्स पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे कम होता है और हमारी बॉडी उस ऑक्सीजन लेवल के साथ कोप अप करने की कोशिश कर रही होती है। सिम्टम में वी हैव द लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वॉमिटिंग अकर्स ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैसेज इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेथलेसनेस अकर बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा और हेडेक, डिप्रेशन। सो दीज आर द डिसऑर्डर्स। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को पता लग जाएगा कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कॉजेज नोजिया, पॉन्स, हाइपोथैलेमस, पैराइटल लोब या फिर मेड्यूला। तो मेरे पास जो नोजिया होता है इट इज़ कॉज्ड बाय द हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का पार्ट अगर मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे पॉन्स भी है, यहाँ पे मेड्यूला भी है, सो माय आंसर इज मेड्यूला। मेरे पास जो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है दैट इज मेड्यूला, या मैं इसको बोल सकता हूँ जो मेरे पास वो वाला पार्ट होता है जो हाइंड ब्रेन है उसका जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा वाला पार्ट होता है विच इज दैट पार्ट का कॉज द नोजिया। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर इज माल्टोज, लैक्टेज, प्रोटीन, अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज और केसीन, रेनिन। तो लास्ट पार्ट केसीन रेनिन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास अगर मैं एंजाइम्स को देखता हूँ तो ये तीनों नहीं ठीक, मैंने लास्ट वाला ठीक वाला जो पार्ट है मेरा वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पेयर पैचेस फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर epithelial tissue, glandular tissue, lymphatic tissue, hemophytic tissue। तो they are the lymphatic tissue जो पेयर पैचेस इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर किल करवाने में हेल्प करते हैं। किसको किल करने में हेल्प करते हैं? जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाए उसको मारने में हेल्प करते हैं, उसकी डेथ करवाने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज द पार्ट which consist of the respiration part. This is the topic with the respiration part, as well as the next part is digestion and absorption। इसके बाद हम लोग next part के अंदर different 2 topics लेके फिर उनको करेंगे। I hope सबको समझ आया होगा। Thanks a lot।